हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, भारतीय हेक्साकॉम का जो आईपीओ है उसका जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो अब पूरा हो चुका है। जिन लोगों ने भी इसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर लिया है और जिनको अलॉट हुआ है तो उनको तो बहुत बहुत बधाई हो। जिन लोगों ने चेक नहीं किया है तो वो जाकर चेक कर लीजिए। के फिनटेक की वेबसाइट पर इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। अब जिन लोगों को अलॉट हुआ है उनमें से काफी लोगों को यह चिंता है कि भाई अलॉट तो हो गया है, कहीं इसके अंदर हमें नुकसान ना देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर पिछले 2-3 आईपीओ देखिए तो ऊट पटांग लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। किसी में नेगेटिव लिस्टिंग होगी, किसी में लिस्टिंग गेन्स बहुत ज्यादा बता रहा था पर बाद में क्या है कि थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट देखने को मिला। तो इसके अंदर तो शुरुआत से ही लिस्टिंग गेन्स मतलब जीएमपी कम चल रही थी, कहीं ये नेगेटिव तो नहीं लिस्ट हो जाएगा। तो वो सारी चीजें क्या है कि हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। मतलब लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सारी चीजें आपको बताऊंगा। और देखिए दोस्तों, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। सारी चीजें मैं जरूर क्लियर करूंगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी लिस्टिंग डेट जानते हैं। लिस्टिंग डेट मतलब कौन सी तारीख को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होगा, तो 12 अप्रैल 12 अप्रैल ये शेयर मार्केट के अंदर हमें लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 12 अप्रैल मतलब फ्राइडे को ये लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। उससे पहले 9:45 तक 9:45 तक हम प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। जिनको लगता है कि भाई उनको खरीदना है तो भाई उसके बाद रेट चढ़ जाएगा, 10 बजे के बाद इसकी रेट और हाई हो जाएगी, तो पहले खरीद लेते हैं प्री मार्केट के अंदर। और जिनको लगता है कि भाई इसकी प्राइस जो है नीचे चली जाएगी, हमें तो अभी सेल करना है प्री मार्केट के अंदर, तो प्री मार्केट के अंदर कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर कैसे लगाते हैं तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री, यूट्यूब पर ये लिखकर सर्च कीजिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर वीडियो सर्च कीजिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और इस दिन सुबह भी मैं टेलीग्राम चैनल वगैरह पर आपको अपडेट कर दूंगा, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है और अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है, अंदाजा बता रहा हूं, फिक्स चीज नहीं है। जीएमपी जो चल रही है उसके अनुसार एक अंदाजा बता रहा हूं, ठीक है। तो ये शेयर जो है हमें अलॉट कितने में हुआ है, मतलब अलॉटमेंट प्राइस है 570 रुपए। 570 रुपए के अंदर ये हमें शेयर कंपनी ने दिया है, ये तो आपको पता है। जीएमपी कितनी चली है, मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब करीब 80 रुपए के आसपास। आज की तारीख में वैसे तो 100 रुपए बता रहा है पर मैं 80 रुपए लेके चलता हूं, भाई मान लो ऊपर नीचे हो जाए तो 80 रुपए के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है, करीब करीब 650 के आसपास जीएमपी के अनुसार लिस्टिंग प्राइस इसकी बता रही है, 650 रुपए जीएमपी के अनुसार। पर भी मार्केट की कंडीशन ऐसी है, उठ पटान कुछ भी हो रहा है, भाई अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा है। तो हम रेंज के अंदर अगर लेके चलें तो 600 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में इसकी लिस्टिंग प्राइस होनी चाहिए। उम्मीद है कि नेगेटिव लिस्ट नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव लिस्ट हो जाता है तो वो अलग चीज है। वैसे इस कंपनी में इतना ज्यादा दम नहीं है, पर उम्मीद है कि नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि आईबीज ने भी अच्छा सब्सक्रिप्शन दिखाया है, एंकर लिस्ट बहुत अच्छी आई है, इस कारण नेगेटिव लिस्टिंग की संभावनाएं थोड़ी सी कम है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई कि भाई अंदाजन लिस्टिंग प्राइस 600 से 700 के बीच में हो सकती है। ये अंदाजा ही बता रहा हूँ, फिक्स चीज नहीं है। फिर अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल जाएगा, तो 80 रुपए तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, 26 शेयर्स का ये लॉट है, तो 2080 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल सकता है। अंदाजन, अंदाजा बता रहा हूं, फिक्स चीज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 2000 रुपए जैसा अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल जाएगा। मान लो मार्केट ऊपर नीचे रहता है या कुछ भी ऐसा हो, अनिश्चितताएं होती है, तो 1000 रुपए से लेकर हम मान सकते हैं कि 3000 रुपए के बीच में हमें अंदाजन लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। 14% अभी जीएमपी के अनुसार है। तो ये चीजें क्लियर होगी कि भाई अंदाजन हमें लिस्टिंग प्राइस क्या होगी, अंदाजन लिस्टिंग गेन्स हमें कितना देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें क्लियर है। अब हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए, उनके लिए तो अलग है, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जनरली जो लोग भी शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करते हैं या लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं या कोई भी शेयर शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय करते हैं बिना कोई स्ट्रेटेजी के, मतलब बाय कर लिया, आपने को पता है कि भाई थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स मिल जाएगा, एग्जिट हो जाए, तो उनके लिए भी बढ़िया स्ट्रेटेजी रहती है कि भाई थोड़ा बहुत जितना भी हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले वो लेकर एग्जिट होना सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है। मतलब जितना प्रॉफिट मिला बढ़िया है, मतलब नफा मिला कर लिया ठीक है, क्योंकि हमने ज्यादा इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाया भाई लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करना है, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। बाद में क्या है कि अगर शेयर डाउन चला गया फिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि एकदम से काम करना ही बंद कर जाएगी। भाई हमने तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया, अब क्या करें। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया वो क्या करेंगे, मान लो नीचे चला जाता है तो थोड़ा बहुत बाय कर लेंगे,
तो उनकी तो स्ट्रेटेजी रहती है, हमारी स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। इसीलिए अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया तो लेकर एग्जिट होना सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। फिर लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, इस बेसिस पर आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। तो पॉजिटिव्स के अंदर क्या है कि इसकी एंकर लिस्ट देखें, एंकर लिस्ट 10 आउट ऑफ 10, मतलब बड़े एफआईआईज की बात करें या बड़े इंडियन म्यूचुअल फंड्स की बात करें या बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, सारे बड़े एंकर लिस्ट इस आईपीओ के अंदर शामिल है। मतलब बहुत ही बढ़िया इसकी एंकर लिस्ट आई है। ऐसी एंकर लिस्ट मतलब आना बहुत कम, ऐसे आईपीओस की एंकर लिस्ट आती है। हो सकता है प्रमोटर ग्रुप अच्छा है, इस कारण एंकर लिस्ट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आई हो। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट है इसका प्रमोटर ग्रुप, एयरटेल की हिस्सेदारी है, तो प्रमोटर ग्रुप काफ़ी अच्छा है, तो इस कारण मजबूती रहती है। प्रमोटर अच्छे होते हैं तो मजबूती रहती है। एयरटेल का शेयर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आखिरी दिन क्यूआईबीज की तरफ से बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। क्यूआईबी क्या होते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह, ये जो भी इन्वेस्टमेंट फंड्स वो शामिल होती है। तो ये भी अच्छी बात है कि बड़े इन्वेस्टर्स ने इस पर ज़्यादा दाव लगाया है। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। अब पॉजिटिव पॉइंट्स में कहें तो बड़े इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, यही पॉजिटिव पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। बाकी कंपनी को अगर देखें तो नेगेटिव्स बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर सेक्टर इसका बढ़िया है। देखिए सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर बहुत बढ़िया सेक्टर है, पर अगर कंपनी को आप देखो इसके हाथ में बिजनेस बहुत कम है। अगर कंपेयर करें अदर कंपनीज से, जो भी इसकी पीयर कंपिटिटर्स हैं, सबसे पहले तो एयरटेल है। एयरटेल भाई इसका खुद का प्रमोटर ग्रुप है, पर एयरटेल अलग से लिस्टेड है। एयरटेल के अगर रेवेन्यू की बात करें, मतलब सालाना FY23 का रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू जो इनकम इन्होंने जनरेट की है, प्रॉफिट नहीं इनकम, ठीक है, वो करीबन 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 1 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, और इसका रेवेन्यू है 6,700 करोड़ रुपए। तो इसके हाथ में एयरटेल के कंपैरिजन में कितना कम बिजनेस है। मान लो एयरटेल को हम 1 मान के चलते हैं तो इसके हाथ में 6.7% ही बिजनेस है एयरटेल के कंपैरिजन में, इतना कम बिजनेस। ठीक है, बाकी अगर जियो की बात करें, जियो अभी लिस्टेड नहीं है जियो टेलीकॉम, बट उसका अगर रेवेन्यू की बात करें तो FY23 के आसपास करीब 90,000 करोड़ रुपए के आसपास, तो उससे भी काफ़ी छोटी कंपनी है। वोडाफोन का अगर रेवेन्यू करें तो 42,000 करोड़, मतलब 42,000 करोड़ रुपए के आसपास है, तो उससे भी बहुत छोटी कंपनी है। तो बिजनेस वाइज अगर देखो इसके पास कौन सा है, एक तो राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी ब्रॉडबैंड वगैरह है या वो बेसिक टेलीफोन वगैरह आते हैं, उसके कस्टमर्स है अभी इसके पास। तो बिजनेस जो है बहुत कम है और आउट ऑफ ट्रेंड बिजनेस है। मान लो बाद में एयरटेल कुछ अलग इसके बिजनेस इसको बांट देता है तो वो अलग चीज है, पर अभी फिलहाल की कंडीशन देखो तो इसके में बिजनेस बहुत कम है। जो बिजनेस का सेगमेंट है भाई, एयरटेल के पास तो देखो DTH सर्विस है, ये नेटवर्क प्रोवाइडर है 4G 5G का, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं एयरटेल के अंडर में। ठीक है, वैसा भारती हेक्साकॉम के अंडर में अभी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे कि इसके हाथ में इतना बिजनेस नहीं है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर भले ही बढ़िया हो, बस बिजनेस इतना नहीं है। दूसरा, प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कभी प्रॉफिट ज्यादा है कभी कम है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा ऐसे चढ़ता हुआ होना चाहिए, रेवेन्यू भी ऐसे चढ़ता हुआ होना चाहिए, ये नेगेटिव पॉइंट है। और उसके बाद डेट काफी ज्यादा है, उधारी काफी ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है, वो होना चाहिए 1 से कम, 1 से ज्यादा है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। मतलब फाइनेंशियली भी कंपनी वीक नजर आ रही है। फिर वैल्यूएशंस देखिए तो वैल्यूएशंस भी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब अदर कंपनीज इससे काफी ज्यादा बिजनेस करती है, उनके लगभग बराबर वैल्यूएशंस है। हाँ, लिस्टिंग अगर ऊपर हो जाए इसकी तो उसके बाद और ज्यादा महंगी वैल्यूएशन हो सकती है, तो ये और नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा इसकी ROE ROC ये भी 15% से कम है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए कंपनी के अंदर अगर देखिए तो सारी चीजें नेगेटिव नजर आ रही है। एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी चीजें नेगेटिव है। सिर्फ अच्छा क्या है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर इंटरेस्ट जता रहे हैं, ये अच्छी चीज है, उसके अलावा कुछ भी अच्छी चीज नहीं है। और पूरा का पूरा OFS है, ऑफर फॉर सेल। इसके अंदर क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करके निकल जाएंगे, भले ही उन्होंने पुराना इन्वेस्टमेंट किया हो। बाद में क्या है कि अभी वो अपना इन्वेस्टमेंट का जितना गुना रिटर्न हो गया वो लेकर एग्जिट हो जाएंगे। भाई आखिर में माल कौन लेगा, मतलब जो ये शेयर कौन लेंगे, रिटेलर्स, ज्यादा तो रिटेलर्स ही लेंगे। फिर बाद में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा लगाया, वो भी धीरे धीरे के मान लो बाद में एग्जिट हो गए, तो फंसेंगे कौन, रिटेलर्स। तो ये चीज है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो ये कंपनी अच्छी नहीं लगी, और मैं ब्लाइंडली एंकर इन्वेस्टर्स और इनको प्रमोटर्स वगैरह को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूं। हर कोई अपना फायदा देखता है, तो यही चीज है। मैं क्या कि अगर अच्छी कंपनी होगी, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो मैं उस पर जरूर फोकस करता हूं। इस IPO में मैंने अप्लाई नहीं किया है।
तो ये है मेरी स्ट्रेटेजी। अब आप लोग क्या करेंगे, इस आईपीओ को होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। पर्सनली मेरी तरफ से कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है होल्ड करने का, सेल करने का। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और उम्मीद करता हूं क्लैरिटी आ गई होगी। वीडियो देखने के बाद क्लैरिटी आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।